अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स में वीडियोस है ना, वेलकम टू एस्टूडेंट्स चैनल। आज से जो आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ है स्ट्रगल का, और एक सबसे पहले आपका बायोलॉजी का टेस्ट था, जिसमें हम जो आपके टेस्ट में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे उनको डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, विच कंपोनेंट ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेट डिटरमिन्स द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन देयर साइज। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का आपने प्रोसेस देखा होगा, जिसमें हमें क्या करना है कि जब भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसमें हम डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये डीएनए होता है, उसको सेपरेट करते हैं। अगर आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसमें आपका डीएनए आपका प्रेजेंट था, यानी एक तो ये वजह था, उसकी वजह अगर आपका डीएनए प्रेजेंट है, उसको आप उसके जो साइजेस होते हैं उसके बेसिस पे उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो मेन ऐसा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कौन सा कंपोनेंट है जो हमें डिटरमिन करता है डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं। तो इन ऑप्शन देखें, हमारे पास पहला है बफर सॉल्यूशन, जेल मैट्रिक्स, पार्ट सप्लाई या लोडिंग टाइप। इसमें हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन जेल मैट्रिक्स। ठीक है, जो आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं उसके अंदर जो आप जेल प्रिपेयर करते हैं उसी पे आपको पता चलता है कि जो आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनका साइज क्या है। ठीक है, जो उसमें मूव कर रहे होते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डज इंक्रीजिंग द न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव अफेक्ट द रेजोल्यूशन। किसी भी ऑब्जेक्टिव लेंस के रेजोल्यूशन की बात करें तो उसका न्यूमेरिकल एपर्चर जब इंक्रीज कर दिया जाता है तो वो रेजोल्यूशन भी इंक्रीज हो जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या था, इट इंक्रीजेस द रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, a compound microscope has an objective length of 10, 40 and 100x and ocular length of 10। टोटल मैग्निफिकेशन आपको बतानी थी ऑब्जेक्टिव लेंस की, अगर हम यूज करें 40। ठीक है, तो जब भी हमें टोटल मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस को ओकुलर लेंस से। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बोला है कि आपने यूज करना है, ठीक है, 10x, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमें यूज करना है 40x। तो ऑब्जेक्टिव लेंस और ओकुलर लेंस की मैग्निफिकेशन जो है इनके पास जो हमने मल्टीप्लाई किए तो आंसर हमारे पास आता है 400x। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या था, इट इज द बी। ठीक है, जब टोटल मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है आपने तो आपने ऑब्जेक्टिव और ओकुलर लेंस को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लोडिंग डाई इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम जो लोडिंग डाई है उसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमने जो डीएनए होता है उसको ट्रैक करना होता है कि वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, लोडिंग डाई से हमें पता है कि जो डीएनए वो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से मूव करके कितनी जगह तक गया है। तो राइट ऑप्शन इसमें जो है हमारे पास लास्ट वाला है डी, टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द डीएनए टू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। ठीक है, लोडिंग डाई का मकसद ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर बैक्टीरियोफेज के लिवर प्रोसेस होते हैं और कार्टेंस भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज नहीं प्रेजेंट होती वो हमारे पास क्या है, सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी द मिडल लैमेला इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ। मिडल लैमेला की अगर हम बात करें तो ये किससे मिलके बने होते हैं, इट इज मेड ऑफ पेक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन बताना है, एनर्जी स्टोर करना है, एंजाइम की रेगुलेशन है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज है, स्ट्रक्चर सपोर्ट। तो आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास डीएनए, दूसरा हमारे पास क्या है, आरएनए। और डीएनए हमारा क्या है, एक हेरिडिटी मटेरियल जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है ऑर्गेनिज्म की सेल बनाने की हमारे पास, वो फिर कैरी करता है फ्रॉम मूव होती है फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग टू द फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। इस तरह से ये फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन चलती रहती है। तो न्यूक्लिक एसिड का जो मेन फंक्शन है हमारे पास वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और ट्रांसफर करना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, द एंजाइम्स आर ए टाइप ऑफ। एंजाइम्स अगर हम टाइप की बात करें तो ये क्या है हमारे पास, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, ये न्यूक्लिक एसिड है। तो एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास टाइप है प्रोटीन की। तो एंजाइम्स आर टाइप ऑफ प्रोटीन, तो एंजाइम्स को हम प्रोटीन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास और कुछ आंसर है, जिनमें पहला हमारे पास एक स्ट्रक्चर था जिसका बताना था कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये हमारे पास है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन नंबर है वो हमारे पास क्या है, 6। ठीक है, उसके बाद जब भी ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को भी हम जब उसका रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो बिलो द रिंग है, तो ये हमारे पास क्या है, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर था वो ग्लूकोज था, लेकिन ये जो है अल्फा ग्लूकोज। उसके बाद विच प्रोटीन एक्ट एज सेल सरफेस मार्कर। कौन सी प्रोटीन है जो सेल सरफेस मार्कर्स की तरह एक्ट करती हैं
जब आपने सेल मेम्ब्रेन और उसमें जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जो प्रोटीन्स देखेंगे कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें हमने कंजुगेटेड हमने पढ़ी थी ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ये जो दो प्रोटीन्स हैं ये ऐड करती हैं हमारी सेल सरफेस मार्कर। सेल सरफेस मार्कर्स क्या होते हैं कि ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं सेल की। उसके बाद हमने डायग्राम लेवल करी थी एंडोप्लाज्म, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। सबसे पहले जो हमने लेवल करना है सेंटर में हमारा क्या है न्यूक्लियस। उसके बाद ऐसा ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, देन इट विल बी द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स आपको आ रहे नजर, ये हमारे पास क्या है राइबोसोम्स। और जो फोर्थ हमारे पास है ये जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, ये हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इस तरह से आपने स्ट्रक्चर को लेबल करना था। और ये हमारे पास था जो सबसे मार्कर्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन है ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास राइट द रोल ऑफ द गोल्गी बॉडी इन ग्लैंडुलर सेल। तो आपने रोल बताना था कि गोल्गी बॉडी जो है हमारे पास मिली प्रेजेंट होती है, उसको ग्लैंडुलर सेल्स में क्या फंक्शन है। तो गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी जिसको हम बोलते हैं, जिसका एक दूसरा नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, तो उसका जो मेन फंक्शन अगर हम देखें तो उसका क्या है कि प्रोटीन्स को वो मॉडिफाई करती हैं, पैक करती हैं और फिर सेंड कर देती हैं जहाँ पे उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो कुछ आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं कि जो भी हमारे पास रोल होता है गोल्गी बॉडीज का, कि जो प्रोटीन और न्यूली सिंथेसाइज्ड वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं, ठीक है, टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्गी बॉडी। फिर वहाँ पे उनकी होती है ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोटीयोटिक क्लीवेज, फिर वहाँ से वो पैक होती है, मॉडिफाई होती है, और जहाँ पे उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है वहाँ पे वो जो थी स्क्रीट हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्लैंडुलर सेल। ग्लैंडुलर सेल्स कौन से होते हैं? ग्लैंडुलर सेल्स वो होते हैं जिन्होंने कुछ हार्मोन्स रिलीज करने हो, कुछ स्पीशीज रिलीज करनी हो, उनको हम क्या बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल्स, जिनमें हमारे कुछ ग्लैंड्स आ सकते हैं, एंडोक्राइनिक या फिर एक्सोक्राइनिक ग्लैंड्स, ठीक है। प्रॉपर फंक्शन जो प्रोटीन होती है उसने कहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करना है, वहाँ पे आपने उसका आंसर लिखना था कि गोल्गी बॉडीज किस तरह से उनको पैक करती है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द प्रोपोर्शन ऑफ द मेजर बायो एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी। जो मेजर बायो एलिमेंट्स हमारे पास थे 16 जो हमने क्लासिफाई किए थे, तो मेजर, माइनर एंड द ट्रेस। मेजर अगर बायो एलिमेंट्स की बात करें तो इसको आपने याद रखने का आसान तरीका क्या था कि हमने लेक्चर में भी देखा था, जो हमने सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू बायोमॉलिक्यूल्स हमारी वेबसाइट पे लेक्चर है, उसमें बताया कि किस तरह से जो बायो एलिमेंट्स है मेजर, माइनर और ट्रेस है उनको किस तरह से आप याद कर सकते हैं। मेरे बायो एलिमेंट्स को याद रखने का आसान तरीका ये है कि आप इसको याद रखें ओबामा चेंजेस हिज न्यू कैप, ठीक है। इस तरह से हमें याद करना है। इसके फर्स्ट एलिमेंट हमें देख लेते हैं। ओ से हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, सी से हमारे पास क्या है कार्बन, ए से क्या है हमारे पास हाइड्रोजन, एन से हमारे पास है नाइट्रोजन, सी ए हमारे पास क्या है कैल्शियम और पी हमारे पास क्या है फास्फोरस। तो ये हमारे पास क्या है मेजर एलिमेंट्स हैं बायो एलिमेंट्स, जिनको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद आपने बायो एलिमेंट्स लिखे, लेकिन आपने उनकी प्रोपोर्शन भी याद की है। प्रोपोर्शन आसान तरीके से याद कर सकते हैं 65, 18, 10, उसके बाद 3, 2, 1, ठीक है। ये हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी सेल में। उसके बाद हमारे पास अगले जो क्वेश्चन है उसमें है गिव एन एग्जांपल ऑफ द ईच। आपने हर एक एग्जांपल बतानी थी और मोनोसेकेराइड्स हैं जिन्हें हमारे पास क्लास और फार्मूला लिखे, लेकिन आपने उसकी एग्जांपल बतानी है। ट्रायोसिस की बात करें तो अगर हम इसकी एग्जांपल लिखें तो इसमें हमारे पास आती है ग्लाइसर एल्डिहाइड, इट इज द ट्रायोस। उसके बाद टेट्रोसिस है, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एक्ट्रोस की। उसके बाद हमारे पास है पेंटोसिस, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे राइबोस की। हेक्सोसिस की बात करें तो इसमें आप ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज भी ले सकते हैं। उसके बाद हेप्टोसिस है, तो हेप्टोसिस में हम एग्जांपल लेंगे ग्लूकोहेप्टोन। तो इसमें क्या है कि जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनमें जो कार्बन नंबर प्रेजेंट होता है 3 नंबर है, 4 और 5 है, 6 है,
तो 7 है, तो इसकी बेस पे हम मोनोसिक टेस्ट क्लासिफिकेशन करते हैं और उसकी एक एक एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है व्हाट आर डी एंड एल शुगर्स। डी एंड एल शुगर्स हम पहले देख चुके हैं कि डी और एल शुगर्स जो होते हैं इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, बस इनकी जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, जो 3D स्ट्रक्चर होता है उसमें ये डिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनका ओपन स्ट्रक्चर होता है डी और एल शुगर्स का, अगर हम वो बना के देखें, ठीक है, अगर हम जिस तरह से एक ओपन स्ट्रक्चर किसी भी ग्लूकोज का बनाएं, ठीक है, OH, H, OH, 1 2 3 4, this is the 5, this will be the 6, ठीक है। अब जो 5 कार्बन होता है वो डिसाइड करता है कि वो डी शुगर होगी या एल शुगर होगी। अगर उसके राइट साइड पे OH प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये हमारे पास होंगी डी शुगर्स। और यही 5 कार्बन पे अगर हम देखें तो अगर जो OH का ग्रुप है 5 कार्बन पे, OH का ग्रुप लेफ्ट साइड पे है और H इधर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल शुगर्स, ठीक है। तो डी और एल शुगर्स को अगर आप डिफरेंशिएट करना तो आप उसका ओपन स्ट्रक्चर देखें, उसका रिंग स्ट्रक्चर देखें, तो अगर राइट साइडेड है उसका OH ग्रुप तो इट विल बी द डी शुगर, और उसका जो OH ग्रुप है वो हमारे लेफ्ट साइड पे है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल शुगर, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द डी शुगर एंड एल शुगर। और हमारे पास नेक्स्ट था स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना था कि ये स्ट्रक्चर किसका है। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये चेन्स हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे पॉली जो हमारे पास फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से ये चेन्स बनाने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये ग्लाइकोजन है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो ये था जिसमें टेस्ट आपको, इसमें हमने एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किए। इसी तरह से जो आपको बाकी टेस्ट होंगे सब्जेक्ट्स के, उनका भी इसी तरह से जो सोल्यूशन है वो अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो पे, जिसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा।